2025 जुलाई में सरकार ने जवाब दिया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में पिछड़े वर्ग के प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की 80% रिक्तियां है। कितने परसेंट? 80% रिक्तियां। आदिवासी समाज की 83% रिक्तियां और शेड्यूल कास्ट की अनुसूचित जाति की 65% रिक्तियां। मैं पूछना चाहता हूं, कोई भी डिपार्टमेंट तभी तो चलेगा जब उसको चलाने वाले लोग होंगे। जिस डिपार्टमेंट में, जिस विभाग में 80% पद खाली खड़े हैं, वहां कौन हमारी पीड़ा को सुन रहा है? जब हमारा आदमी वहां है ही नहीं तो हमें न्याय वहां कहां से मिल सकता है? 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में 38 जो है, जो वाइस चांसलर है, कुलपति है, वो सामान्य जाति के हैं। हमारा विरोध ये नहीं है कि सामान्य जाति के हैं, हमारा विरोध ये है कि 45 में से 38 कितने परसेंट बैठता है कि SC ST OBC के लोगों में काबिलियत नहीं है? किस आधार पर आप ये बात कहना चाहते हो? एक SC का, एक ST का, 5 OBC समाज के जिनकी संख्या 52%, उनको 12% भी नहीं मिल रहा, इसलिए आंदोलन करना पड़ता है, इसलिए यहाँ आना पड़ता है। हम तो जानते हैं, मैं आपको इस मंच से कह रहा हूं, क्या चीज का है? मैं फिर कह रहा हूं, याद करो फूले साहब को, याद करो सावली महाराज को, याद करो परियार को, याद करो राम सुब्रमा जी को, याद करो बाबू जगदीश प्रसाद कोटवा जी को, याद करो जयदयाल कपूर ठाकुर जी को, याद करो परमानंद लोधी जी को, याद करो संग्राम प्रजापति जी को, याद करो शिवराज चौरसिया जी को, याद करो। और मैं आपको भी कहता हूं, मुस्लिम समाज के मेरे भाइयों, कि अगर सर सैयद अहमद खान नहीं होते तो एक यूनिवर्सिटी भी आपके लिए नहीं बनती। आपको आइडिया नहीं है, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। और अगर आपके लिए यूनिवर्सिटी नहीं होती, आपको तालीम नहीं मिलती, तो आपको इस देश के सिस्टम में आने का मौका ही नहीं मिलता। जब आप डॉक्टर इंजीनियर करते, वकील नहीं बन पाते, तो आपको कलम में ताकत नहीं होती, आप कहां से किसी का भला कर पाते? आपको अपना भला भी नहीं कर पाते। आपने देखा उनके बाद 2 लोगों ने यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, दोनों के परिवारों का क्या हाल है? आजम भाई के परिवार में क्या हाल है आप देखो, और इकबाल भाई के परिवार का क्या हाल है सहारनपुर में आपने देखा। अगर वो कोई व्यापारी को बना लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी, यूनिवर्सिटी बना के पढ़ाओगे, उनको सिस्टम में लाओगे तो लड़ाई हो जाएगी। बस सब बात मैं आपको ये बता रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों, प्रदेश का, देश का कोई डिपार्टमेंट उठा के देख लो, अगर आप बैकलॉग ढूंढोगे तो मैं लिख के देता हूँ, अगर बैकलॉग आ जाए तो आज ही 5-7-10 लाख बैकवर्ड के लोगों को नौकरी, सरकारी पक्की नौकरी मिलने का हो। लेकिन इन सरकारों ने क्या रखा है? इन्होंने ठेके संविदा पे अपने लोग रख रखे हैं, कम पैसे में लोग रख रखे हैं, जो लोग रख रखे हैं उनको पूरा पैसा नहीं मिलता, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब दे रखी है, क्योंकि आरक्षण ना देना पड़े SC ST OBC के लोगों को। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये जो UGC आ रहा है इसका धन्यवाद समाज गाइडलाइन का, इसके आने से कई लोगों के चेहरे बेनकाब हुए जो कहते थे हम सेकुलर हैं। आजाद समाज पार्टी के प्रोटेस्टर से मेरा अनुरोध है कि ये अपने झंडे वंडे जो है साथ लेके सड़क पर मार्च करते हुए ना जाए। ये मैं उनसे आग्रह करूंगा कि ऐसा लगाते हुए सड़क को मार्च करते हुए नहीं जाएंगे। ये बीच में ना अपनी बात को रखे, और ये भाषा शैली सुधारे, झंडे वंडे नहीं होते हैं, ये झंडा हमारा सम्मान है। तो फिर ये आंदोलन आज ही नहीं, हम आगे कल के लिए भी कह दूंगा, लोगों को अपील कर दूंगा, फिर देख लेना सवाल मैं आपको कुछ और कहना चाहता हूँ, बहुत सिविल बातों को ध्यान मत दो। ये तो पुलिस के भाई है, एडमिनिस्ट्रेशन के भाई है, सरकार के हिसाब से काम करते हैं, हमें इनकी भरोसा चलना कोई झगड़ा नहीं। आप गौर से सुनो मेरी बात को। कई लोगों के चेहरे में नकाब हुए, कई पार्टियों के चेहरे में नकाब हुए, कई नेताओं के चेहरे में नकाब हुए, कई सामाजिक संगठनों के चेहरे में नकाब हुए, और सबसे ज्यादा बेनकाब अगर कोई नारा हुआ है तो वो नारा जो नारा लगा था कि जात पात के करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई, वो नारा भी बेनकाब हो गया। वो नारा झूठा था। अगर वो नारा सच्चा होता तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जब मंडल कमीशन की बात आती है, जब SC आयोग की बात आती है, SC एक्ट की बात आती है, UGC की नई गाइडलाइन की बात आती है, तो आप आंदोलन क्यों करते हो हमारे खिलाफ? क्यों हमारे खिलाफ आंदोलन करते हो? क्यों आप हमारे खिलाफ आंदोलन करके साथ काम करने का काम करते हो? क्यों आप आंदोलन करके जो कहता है कि प्रधानमंत्री हिंदू होने तो है, उसी प्रधानमंत्री को बताओ कहाँ गया, निकाला कैसे बनाया गया? तो जिस प्रधानमंत्री के राज में आपको मिला, उन्हीं प्रधानमंत्री को जब
एक आपको काल्पनिक ऐसा लगा कि भाई हमारे बच्चों के ऊपर जो है जांच में छट्टी है, उनपे जो है उनपे मुकदमा दर्ज हो सकता है, सिर्फ काल्पनिक, कोई मामला सामने नहीं आया। हम पे तो उदाहरण है, मैं बताऊंगा पूरी बात में, हम पे उदाहरण कोई मामला सामने नहीं आया तो आप आंदोलन करने चलाए, क्योंकि जब भी मंडल कमीशन कहां से लोगों के खिलाफ था मुझे बताओ। अगर मेरे भाई को कुछ मिल रहा है और मैं विरोध कर रहा हूं तो मैं कहां से उनका भाई हुआ, आप मुझे बताओ। देखो बहुत कुछ बेनकाब हुआ, बेनकाब ये हुआ है कि जाति सत्य है, जाति सत्य है और जाति को ठुकराया नहीं जा सकता। जिसको हिंदू और समाज कहते थे उसी को जाति के आधार पर गाली देने का काम करेंगे। इसका मतलब जब तक वो व्यक्ति आपका काम करेगा तब तक आप उसको पलकों बिठा के रखोगे। जैसे ही वो कोई का रोल भी नहीं है यूजीसी में तो आप उनको गाली देने लग जाओगे। ये है जाति का सत्य। मैं और बताता हूँ, हाथ कंगन को आरसी गया, पढ़े लिखे को फांसी गया। कल ही एक मामला हुआ एक बैंक में, दो बेटियां थी, वो एक बेटी कहती है कि मैं ठाकुर और दूसरी बेटी वो ब्राह्मण समाज की है। मैं तो तमाम महिलाओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन आप देखो कि उन्होंने क्यों नहीं कहा कि मैं हिंदू और दूसरी बेटी ने क्यों नहीं कहा मैं हिंदू। एक ने कहा मैं ठाकुर, दूसरे ने कहा मैं ब्राह्मण हूं और दोनों अपने अपने समाज से समर्थन मांग रही है और दोनों के विरोध में एक दूसरे के समाज के लोग गाली रखने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि वर्ग की बात नहीं है, ये बात जातियों तक जाती है जब आपके अधिकार का हमला होता है। और क्या हो रहा है, हिला क्यों रहे हैं? बच्चों को मर्द बच्चे मर रहे हैं क्योंकि 118% की वृद्धि है अपराध में। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार के आंकड़े कह रहे हैं, एजेंसी के आंकड़े कह रहे हैं। 118% की वृद्धि हुई और कानून की ये गाइडलाइन कैसे बनी? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि गाइडलाइन बनाओ यूजीसी को। यूजीसी की गाइडलाइन बनाई, हमने नहीं बनाई। और उस गाइडलाइन में जैसे ही पिछले वर्ग के लोगों को जोड़ा, क्योंकि गाइडलाइन तो 2012 में बनी थी, 2012 में बनी थी, लेकिन जैसे पिछले वर्ग के लोगों को जोड़ा तत्काल विरोध शुरू हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस नारे के पीछे अगर कुछ है तो वो पिछले वर्ग के लोगों का विरोध है। इस बात को मेरी आप याद रखना। ये सरकार इनकी सोच पिछले वर्ग विरोधी है और हम इस बात को लड़ रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले हमारे लिए लड़ रहे थे, छत्रपति साहू जी महाराज हमारे लिए लड़ रहे थे, टीवी पहला रामाराय जब स्वामी हमारे लिए लड़ रहे थे, महाराज हमारे लिए लड़ रहे थे। इसलिए आज हम यहाँ सीधा बांध के खड़े हैं कि हम अपने भाइयों को अकेला नहीं लागू छोड़ देंगे। क्या है साथियों, यूजीसी की बात हुई है, मैं पूछना चाहता हूँ कोई ऐसा प्रोटेस्ट बताओ जो यूजीसी के विरोध में हुआ हो और पुलिस ने उन पर लाठी चलाई हो। कोई एक विरोध आप मुझे बताओ पूरे देश के अंदर, या उनको पकड़ के भेजा हो या उनके कार्यक्रम में माइक उठा के बीच बीच में कहा हो कि भाई आपके लोग कम है, आपके लोग ज्यादा, कभी हुआ। लेकिन जैसे आप लोग आंदोलन करने आए, कहा बीएचयू में, कहा गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, कहा लखनऊ यूनिवर्सिटी में, कहा जेएनयू में, कहा जीयू में, आपको पीट भी रहे हैं और पीट के सारे बंद भी कर रहे हैं। क्योंकि जो समाज प्रभारी होता है, जिनके पास मीडिया होता है, जिनके अधिकार होते हैं, जिनके एजेंसियां होती है, जिनके पास वॉइस होती है, उनकी छोटी से छोटी बात भी लाखों मील तक दूर जाती है और जिनकी आवाज नहीं होती उनको हत्या करके लटका दिया जाता है। तो चारों तरफ सुनसान, चारों तरफ इस तरह का चुप्पी होती है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इस देश में क्या नहीं सामने, क्या नहीं समझते हुए हमने लखनऊ बातें कहां सुना? क्या हमारी माँ के पेट चीर के और जो बच्चे थे पेट में उनको निकाल के समाज के लोग पे खड़ा कर दिया? क्या नहीं सामने थे? इधर से दलितों पिछले मुसलमान वालों ने क्या नहीं कहा? कितने दंगे, कितने जुर्म, कितनी लाशें हमारी जो है क्या 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 बयान करूं मैं? क्या क्या नहीं समझते? कितने दंगे, बीमारवीं चंद्रशेखर जी का स्पीच हो रहा है। यहाँ पे युवा जो है वो पेड़ों पे बैठ के सुन रहे हैं उनका स्पीच। ये देखो, ये देखिए पेड़ पे समाज के बताओ समाज को, क्योंकि समाज सो रहा है। इनको नहीं पता कि रोज इनके बच्चों को, बेटे को कहीं ना कहीं प्रदेश में, देश में जुर्म जाति का शिकार होना पड़ रहा है और जब न्याय मांगने जाते हैं तो लाठियों से स्वागत होता है, मानित गालियां दी जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये नारा तार्किक नहीं है जो नारा लगा के आपको लंबे समय से बेवकूफ बनाया जा रहा। ये नारा तार्किक होता तो मैं गारंटी देता हूं कि यूजीसी गाइडलाइन के खिलाफ
कोई आदमी सड़क पे नहीं आता, वो कहता कि यूजीसी गाइडलाइन। अच्छा डर कौन, डरेगा कौन? कानून कितने हैं देश में? 302 है, 304 है, 308 है, 307 है। कितने कानून है? इतने कानून बने हुए हैं, हर कानून का दुरुपयोग हो सकता है। कोई दुरुपयोग का एक तो मामला आता, 2012 से SC/ST के उसमें गाइडलाइन बनी हुई है, आप पे 10 मामले हैं जो आपके खिलाफ फर्जी दर्ज हो गया, कुछ तो होगा आपके पास जिसके आधार पे आप कह रहे हो, लेकिन कोई तथ्य नहीं है। एक ही तथ्य है कि हमें अपराधी मान ले। हम कहां अपराधी मान रहे हैं भाई? हम कौन है अपराधी मानने वाले? कन्वेंशन रेट कहता है कोर्टों का। हम तो किसी को सवाल नहीं करते कि जब हायर जुडिशरी में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, हम तो तब भी सवाल नहीं करते। हम जैसा गूंगा बहरा कौन लोगों को बताओ? कौन होगा? कौन होगा? हमसे ज्यादा सीधा सच्चा व्यक्ति तो इस देश में कोई भी नहीं होगा जो जुल्म भी सहता है और चुप भी रहता है। जानवर भी अपने हक के लिए लड़ते हैं, हम लोग तो अपने हक के लिए भी लड़ पाते हैं। हमसे ज्यादा सीधा भोला कौन होगा? और इसी भोलेपन का फायदा लंबे समय से उठाया जा रहा है। प्यारे साथियों, इसका एक उदाहरण बताता हूं कि क्यों लड़ना पड़ता है। मध्य प्रदेश में 90 के बाद, जब मंडल कमीशन के बाद आरक्षण लागू हुआ पिछड़े वर्ग के लोगों को, तो आज भी वो भैया खड़ा है। 13% आरक्षण वहां, जो संवैधानिक 27% मिला है, उसमें से भी 13% मिलता है। वो रोज आंदोलन करते हैं। यही सुप्रीम कोर्ट उस मामले को, फाइल को नीचे दबा के रखता है। क्यों नहीं सुनता? जब आपने एक दिन पहले PL दाखिल हुए और अगले दिन सुनवाई कर ली, तो हमें पीड़ा होती है कि जो उन्नत शिक्षक भर्ती का मामला उत्तर प्रदेश का सालों भर पड़ा रहता है कोर्ट में, जब 27% रिजर्वेशन का मामला सालों पड़ा रहता है और आप कभी सुनवाई नहीं करते हो। मेरे आज भी याद है जब डिमोशन हुए थे उत्तर प्रदेश में, एक पूर्व की सरकार थी, जब उनके निगरानी में डिमोशन हुए थे, इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले डिमोशन कराओ, उसके बाद हम सुनेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, जब हमारे हकों की बात आती है तो क्यों चुप्पी थाम लेते हो आप? हम तो उम्मीद लगा के बैठे हो कि आप न्याय के देवता हो, आप न्याय की मूर्ति हो, आप न्याय करोगे। क्या ऐसा गाइडलाइन में, जिसमें गाइडलाइन ना पड़ी हो, मुझे बताओ, क्या उसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को उद्देशिका में नहीं जोड़ा गया? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS में सारे सामान्य जाति के बच्चे, तो कैसे सामान्य जाति के खिलाफ हो गया? इसमें महिलाओं को जोड़ा गया है, इसमें दिव्यांगजनों को जोड़ा गया है, कैसे किसी के खिलाफ हो गया? और कहा गया कि भाई इसमें नोटिफिकेशन में ये नहीं रखा कि सामान्य जाति के प्रतिनिधि होंगे। मैं कहता हूं 38 जब कुलपति सामान्य जाति के हैं, तो आपका रिप्रेजेंटेशन कौन कर देगा? जब इतना बैकलॉग है OBC SC/ST का, तो आप हमें तो गारंटी देता हूं, जो समता समिति बनेगी बनवा लो, OBC के ST के प्रोफेसर नहीं मिलेंगे आपको, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर मिलेंगे नहीं। आप मेरा चैलेंज आप चेक करवा लो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, प्यारे साथियों, मंडल कमीशन आया था, मंडल कमीशन 2 सिफारिशें लागू हुई, अभी बाकी सिफारिशें चौकीत हुए। कभी कोर्ट को नहीं लगता कि ये सिफारिशें लागू होनी चाहिए, कभी नहीं लगता।